जय हिंद फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आईएएस माइंड पे। इस चैनल के माध्यम से हम यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस और हर तरीके के वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी करवाते हैं। अभी जो हम सीरीज चला रहे हैं वो एंशिएंट हिस्ट्री का है, जिसमें कि 2 वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दिया है, जिसमें कि हमने अपलोड किया है स्टोन एज, और दूसरा वीडियो जो हमारा है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का है। ये हमारा 3rd वीडियो है जो कि वैदिक एज पे जाएगा। और इसी तरह इस सीरीज में हम अपने एंशिएंट हिस्ट्री के पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए टाइम ना गवाते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो वैदिक एज के बारे में जो पहली बात हमारे सामने आती है, जो पहला पॉइंट आता है, द वर्ड वैदिक ड्राइव्ड फ्रॉम संस्कृत वर्ड वेदा विच मीन्स नॉलेज। तो वैदिक शब्द का मतलब, वैदिक शब्द ड्राइव्ड हुआ था संस्कृत वर्ड वेदा से, जिसका मतलब होता है नॉलेज। Civilization that developed in India after Indus Valley civilization is called वैदिक और आर्यन सिविलाइजेशन। तो इससे ये बात साफ होती है कि ये आर्यन हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद का सिविलाइजेशन है। आर्या मीन्स ग्रेट और हिंगबोर्ड। द क्लासिकल संस्कृत वर्ड आर्या इज द क्लासिकल संस्कृत वर्ड एंड इट मीन्स अ नोबल मैन। मतलब आर्य का मतलब होता है, अगर कभी प्री में, वैसे आया भी है प्रीवियस ईयर एग्जाम में पीसीएस के, कि आर्य का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है अ नोबल मैन। हिस्ट्री ऑफ आर्यन इज मेनली नोन फ्रॉम वेदा। तो आर्यंस के बारे में जो हमें हिस्ट्री मिलती है वो बेसिकली हमें वेदा से ही मिलती है। जनरली आर्यंस आर सेड टू बी author of the Veda. The difference of opinion on the प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ आर्यंस, है ना। तो ऐसा माना जाता है कि जो वेद को लिखा है वो आर्य ने लिखा है, लेकिन उनका जो आर्यंस के जो ओरिजिन, जो उनका प्लेस ओरिजिन था, मतलब जहाँ से वो आए थे, उसके बारे में बहुत सारे स्कॉलर में मतभेद है। तो उन मतभेदों को हम देखते हैं। हिमालयन रीजन माना है एल डी काला ने। उसके बाद ब्रह्म ऋषि देश माना है गंगानाथ झा ने। 7 इंडस स्टेट माना है अविनाश चंद्र दास ने। देविका स्टेट माना है हमारे DS त्रिवेदी जी ने। साउथ रसिया माना है गॉर्डन चाइल्ड एंड नेरिंग ने। सेंट्रल एशिया माना है मैक्स मूलर ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड नॉर्थ पोल माना है हमारे बाल गंगाधर तिलक साहब ने। तो ज़्यादातर एग्जामिनेशन में जो पॉइंट आते हैं वो यही दोनों पॉइंट आते हैं। ज़्यादातर एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले पॉइंट जो हैं वो ये दोनों पॉइंट हैं। इन दोनों को आप याद रखिएगा। सेंट्रल एशिया किसने माना था? मैक्स मूलर ने। और नॉर्थ पोल किसने माना था? हमारे बाल गंगाधर तिलक साहब ने। तिब्बत माना है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और जर्मनी माना है हार्ट एंड पेंस ने। एंड पेंका कह सकते हैं। और हंगरी भी माना गया है, लेकिन ये सब चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखते हैं। वैदिक एज को 2 एज में डिवाइड किया गया है। पहला है ऋग वैदिक एंड प्री वैदिक एज, जो कि 1500 से 1000 BC होता है। नेक्स्ट है हमारा लेटर वैदिक एज, जो कि 1000 से 600 BC होता है। ईच ऑफ द वेदा इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। जो वेदा है, हर वेदा को, जैसे हमारे पास 4 वेदा है, उन चारों वेदा को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। संहिता, ब्राह्मण्स, आरण्यक एंड उपनिषदा। संहिता एंड ब्राह्मण फ्रॉम द कर्मा। एक सेकंड देखते हैं हम कि ये क्या कहना चाहता है। कर्मकांड सेगमेंट, जो हमारा संहिता है, जो हमारा ये वाला ब्राह्मण एंड जो हमारा ये वाला पॉइंट है, संहिता एंड ब्राह्मण, जो हमारा संहिता एंड ब्राह्मण है ना, उसमें जो बात की गई है तो वो कर्मकांड की बात की गई है। किसकी बात की गई है? कर्मकांड की बात की गई है। अब कर्मकांड क्या होता है? तो कर्मकांड वो होता है कि जैसे सोशल जीवन में हम जिस तरीके के कर्मकांड का यूज करते हैं, मतलब पूजा के लिए क्या यूज करते हैं, कैसा जीवन जीते हैं, किसी की डेथ हो गई तो उसके लिए क्या, जो रिचुअल्स हम छोटे छोटे करते हैं उसके बारे में बात की गई थी। नेक्स्ट, आरण्यक एंड उपनिषद डोमिनेट करता है ज्ञान कांड सेगमेंट को। तो आप लोग याद रखिएगा कि आरण्यक एंड उपनिषद बिलोंग फ्रॉम ज्ञान कांड एंड द संहिता एंड ब्राह्मण्स आर बिलोंग फ्रॉम कर्मकांडा। ओके, कर्मकांड। दे स्पेशलिटी फोकस ऑन द फिलोसफी एंड स्पिरिचुअलिटी। ये हमें पता है कि भाई वैदिक एज है तो वो फोकस करते थे फिलोसफी और स्पिरिचुअलिटी पे। ओके, चलिए। आयरन इज नॉट मेंशन्ड इन ऋग्वेदा बट इट फाउंड इन लेटर वैदिक लिटरेचर। तो जो हमारा आयरन का मेंशन ऋग्वेद में तो नहीं हुआ है, लेकिन लेटर वैदिक चीज़ों में हुआ है। 4 रिवर ऑफ अफगानिस्तान नेमली
करुमू, कोई लोग क्रुमू कहते हैं, कई लोग इसको करुमू के नाम से प्रोनाउंस करते हैं। आपको जो ठीक लगे आप करिए, स्पेलिंग याद रखिएगा। कुंभा, गोमती एंड सुवास्तु आर मेंशन्ड इन ऋग्वेदा। तो अफगानिस्तान के जो 4 नदियां हैं, अफगानिस्तान की जो 4 नदियां हैं, क्रुमू, कुंभा, गोमती एंड क्रुमू, कुंभा, गोमती एंड हमारी जो ये नदी है वो आती है हमारी सुवस्तु, ये हमारी नदी मेंशन्ड है हमारे ऋग्वेद में। ओके, और ऑल्सो मेंशन हुआ है 7 रिवर ऑफ सप्त सिंधु स्टेट के, जो कि हमारी सरस्वती है, विपाशा है, पुरुषनी है, वितस्ता है, सिंधु है, सुतुद्री है और अस्किनी, इन सब का मेंशन हुआ है। रिवर यमुना एंड गंगा का जो ऋग्वेद में मेंशन हुआ है वो रिवर यमुना का 3 टाइम और गंगा का 1 टाइम हुआ है। ये देखो, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये तब बन जाता है जबकि ये पीसीएस एग्ज़ाम के बारे में जब हम बात करते हैं, या हम आरओ एग्जामिनेशन की बात करते हैं, या किसी भी बी ग्रेड एग्जामिनेशन की बात करते हैं। मतलब पीसीएस तो A ग्रेड ही है, बट जो कह सकते हैं कि इस तरीके के वनडे एग्जामिनेशन की बात करते हैं, तो इसमें ये सब जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आगे हम चलते हैं कि रिवर इंडस इज मेंशन्ड फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ द टाइम, वाइल रिवर सरस्वती वॉज मोस्ट sacred river, which is known as the Mate Tama, best of all mothers, देवी तमा, बेस्ट ऑफ ऑल गॉडनेस, एंड द नदी तमा, बेस्ट ऑफ ऑल रिवर्स, है ना, बेस्ट ऑफ ऑल रिवर्स। कि जो हमारी ये है ना, जो हमारी सिंधु नदी है, जो हमारी सिंधु नदी है उसको मेंशन किया गया है, जो हमारी सिंधु नदी है उसको मेंशन किया गया है, उसको ऋग्वेद में तो मेंशन किया गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जिस नदी को मिलती है वो सरस्वती नदी को मिलती है, क्योंकि इसको सबसे ज़्यादा शुद्ध नदी माना गया है। इसको माते तमा भी कहा गया है, देवी तमा कहा गया है, नदी तमा कहा गया है ना। तो आप ये सारे जो उसके निकनेम है ना उसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। इंडस इज कॉल्ड Hiranani for its importance and place where it fall is called पेरावत और अरेबियन सी। तो पेरावत किसे कहा जाता था? अरेबियन सी को। पेरावत में कौन सी नदी गिरती है? इंडस नदी गिरती है। उस टाइम में इसको उस टाइम में भी इस बात का की मेंशन हुई थी। और इंडस जो रिवर है उसे क्या कहा जाता था? हीरान यानी। अभी आप इसका हिंदी में नाम देखेंगे ना तो हिंदी में प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा हो सकता है स्पेलिंग में कुछ रहे ऐसा कि थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन हमें बेसिकली जो चीज़ें हैं, जो फैक्ट है उसको ही लर्न कर लेना है। गंगा यमुना दोआब एंड इट्स एडजॉइनिंग एरिया वर कॉल्ड एज द ब्रह्म ऋषि देश बाई आर्यंस, है ना। अभी आया था आर्यंस के जो ओरिजिन है वो कहाँ है, तो ब्रह्म ऋषि देश के बारे में आया था ना कि ब्रह्म ऋषि देश। चलिए देख लेते हैं कि कहाँ है। देखो यहाँ पे बोला है ना क्या नाम है इनका, गंगानाथ झा जी ने बोला है ब्रह्म ऋषि देश। तो ये ब्रह्म ऋषि देश कौन सा एरिया है? तो वो ब्रह्म ऋषि देश एरिया है गंगा यमुना का दोआब। गंगा यमुना का जो दोआब है उसको ब्रह्म ऋषि देश के नाम से जाना जाता था। दे गेव द नेम ऑफ मध्य देश टू द एरिया बिटवीन द हिमालय एंड विंध्याचल माउंटेन रेंज। तो जो जैसे मान लो ये हिमालय है और ये विंध्याचल रीजन है। विंध्याचल रीजन के मतलब ऊपर क्या है हमारा, तो यहाँ हमारा अभी आज का हिमाचल प्रदेश है, मतलब जम्मू कश्मीर भी है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश है, फिर उसके बाद हमारा उत्तराखंड आ जाता है, इधर हमारा पंजाब आ जाता है, हरियाणा, दिल्ली, ये हमारा उत्तर प्रदेश आ जाता है पूरा, इधर हमारा थोड़ा सा राजस्थान को कह सकते हैं, थोड़ा सा क्या आ ही जाता है मैक्सिमम, फिर इधर हमारा पूरा MP आ जाता है, इधर हमारा बिहार वगैरह का एरिया आ जाता है। तो इन सब को कहा गया है, तो इस वाले एरिया को कहा गया है, इस वाले एरिया को क्या कहा गया है? उसको कहा गया है हमारा मध्य देश। लेटर आर्यन एक्सपेंड देमसेल्फ टू द होल ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड एरिया कम टू नोन एज आर्यावर्त, है ना। बाद में आर्यंस ने अपने आप को जो नॉर्थ इंडिया के एरिया में एक्सपेंड किया, जो कि आर्यावर्त के नाम से जाना जाता है। चलिए एंशिएंट नेम एंड मॉडर्न नेम ऑफ रिवर्स को देख लेते हैं, बार बार एग्जामिनेशन में आता है।
अस्किनी का मॉडर्न नाम हो गया है चेनाब। विपाशा व्यास को कहा जाता है। पुरुषनी रवि को कहा जाता है। वितस्ता झेलम। कुंभा काबुल। जो अफगानिस्तान में है। कुरमू तो कुर्रम अब उसका नाम हो गया है। गोमती को गोमल कहा जाने लगा है, जो अफगानिस्तान में है। सुवस्तु को स्वात कहा जाने लगा है। आप ये सब ना मॉडर्न एटलस में देखिएगा। सदा नीरा को गंडक कहा जाने लगा है। सुतुद्री को सतलज कहा जाने लगा है। एंड दृशदवती को घग्घर कहा जाने लगा है। दृशदवती को क्या कहा जाने लगा है? घग्घर कहा जाने लगा है। एक बार और फटाफट याद करते हैं। अस्किनी चेनाब, विपाशा व्यास, पुरुषनी रावी, वितस्ता झेलम, कुंभा काबुल, कुर्रम, गोमती गोमल, सुवस्तु स्वात, सदा नीरा गंडक, सुतुद्री सतलज एंड दृश्यवती गंडक। तो इस तरीके से हम चीज़ों को याद रख सकते हैं। फटाफट रिवीजन का मतलब ही यही होता है दोस्तों कि रिवीजन अगर आप कर रहे हैं तो वो बहुत फटाफट होना चाहिए। अगर आप ऐसे धीरे धीरे समझ के पढ़ते रहेंगे ना तो हर बार आप समझ के ही पढ़ते रहेंगे, लेकिन कई बार हमें एक स्टेप उठाना होता है और हमें ये रहता है कि भाई ये सब हम पढ़ चुके हैं, अब ये हमें रटना है। एक बार हमने समझ लिया, 2 बार समझ लिया, अब क्या हर बार थोड़े समझेंगे, है ना। तो चलिए, वैदिक लिटरेचर इज ऑल्सो कॉल्ड श्रुति। वैदिक जो लिटरेचर है उसको श्रुति के नाम से भी जाना जाता है। तो श्रुति किससे रिलेटेड है? वैदिक लिटरेचर से। वेदा आर मोस्ट एंशिएंट लिटरेचर इन इंडिया, ये हम सबको पता है। 4 वेदा है हमारे पास। 4 वेदास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये भी हमें पता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आर ऑल्सो कॉल्ड वेदत्रयी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेदत्रयी किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को कहा जाता है, अथर्ववेद को नहीं कहा जाता है। और त्रयी, ईच वेदा है 4 पार्ट। हर वेद के पास 4 पार्ट हैं, हम पहले भी ये पढ़ चुके हैं। संहिता और ब्राह्मण्स जो कर्मकांड से रिलेटेड है। आरण्यक एंड उपनिषद रिलेटेड है हमारे ज्ञान कांड से। ऋग्वेदा है 10 मंडला, 1028 सुक्ता और इतने ऋचा है, मतलब 10,000 समथिंग ऋचा है। कोई ज़रूरत नहीं है इस बात को देखने की। 2 से 7 मंडल को, जो दूसरा से 7वां मंडल है ऋग्वेद में, वो मोस्ट एंसेंट है। और ऋग्वेदा मंडल एंड देयर राइटर। अब ऋग्वेद के जितने मंडल है उसको देखेंगे और उनके राइटर को देखेंगे। टोटल इसमें 10 मंडल है ऋग्वेद में, और जो दूसरा और 7वां मंडल है वो सबसे ज़्यादा एंशिएंट मंडल माना जाता है। चलिए, मंडल मीन्स आपका हो गया ना अध्याय, एक काइंड ऑफ कह सकते हैं हम। तो चलिए अभी आगे देखते हैं। फर्स्ट मंडल किसने लिखा है? तो दीर्घतमा का नाम याद रख लीजिएगा। सेकेंड मंडल किसने लिखा है? तो गृत्समद का रख लीजिएगा। तीसरा बार एग्जाम में आया है, थर्ड मंडल को लिखा है हमारे, क्योंकि थर्ड मंडल एंशिएंट है ना, अरे नया ऐड किया गया है इसलिए इसको लिखा है हमारे विश्वामित्र जी ने। फोर्थ मंडल को वामदेव ने लिखा है। फिफ्थ को लिखा है अर्थी ने। 6 को लिखा है भारद्वाज ने। 7th को लिखा है, 7th मंडल को किसने लिखा है? वशिष्ठ ऋषि ने। 8 मंडल को लिखा है कण्व ने, है ना। 9th को लिखा है अंगिरा कश्यप ने। अंगिरा कश्यप का नाम आप लोगों ने सुना होगा। 10th मंडल को लिखा है विमदा तृति ने, इंद्रानी ने, साची ने, बहुत सारी शारदा ने। तो बहुत सारी ऐसी लेडी जो थी स्कॉलर, उनका भी नाम हमारे ऋग्वेद में लिया गया है। गायत्री मंत्र मेंशन्ड इन थर्ड मंडल। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, गायत्री मंत्र पहले तो गायत्री मंत्र कौन से वेद में है? तो ऋग्वेद में है। कहाँ पे मेंशन है? थर्ड मंडल में मेंशन है। उसके बाद थर्ड मंडल किसने लिखा है? विश्वामित्र ने लिखा है। ये भी याद रखिएगा। डेडिकेटेड टू लॉर्ड सन सूर्या। ये किसको डेडिकेटेड है? सन और सूर्य को डेडिकेटेड है। ऑल 114 मंत्रा इन द 9th मंडल आर डेडिकेटेड टू सोमा। तो जो 9th मंडल है, जो 9वां मंडल है हमारा, उसमें टोटल 114 मंत्र हैं जो कि सोमदेव को डेडिकेटेड हैं। तो वो भी याद रखिए कि 9th मंडल किसको डेडिकेटेड है? सोमदेव को। थर्ड मंडल किसको डेडिकेटेड है? सूर्यदेव को। वो भी पॉइंट हमें याद रखना है। आगे देखिए, 3 वर्ना आर डिस्क्राइब इन द बिगनिंग, नेमली 3 वर्ण को पहले ही बिगनिंग में डिस्क्राइब किया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रा एंड वैश्या। द वर्ड शूद्रा इज मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन
पुरुष सुक्ता ऑफ 10th मंडल। तो जो शूद्र शब्द है उसको सबसे पहले मेंशन किया गया है 10th मंडल में, मतलब 10th मंडल में उसको मेंशन ही किया गया है। उसके पहले तो इस शूद्र शब्द को मेंशन भी नहीं किया गया था। द प्रीस्ट ऑफ ऋग्वेदा वर कॉल्ड होता कौन होता था? वो पृष्ठ होता था ऋग्वेदी का। अत्रेया एंड कौशितकी आर 2 ब्राह्मण्स ऑफ ऋग्वेदा। अत्रेया ब्राह्मण एंड कौशितकी ब्राह्मण। अत्रेया ब्राह्मण एंड कौशितकी ब्राह्मण जो है वो ऋग्वेद का 2 ब्राह्मण है। अकॉर्डिंग टू पतंजलि देयर आर 21 ब्राह्मण्स ऑफ ऋग्वेदा। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी आ जाएगा, अगर कुछ हमारा मतलब बहुत ही किस्मत खराब रही तभी ये पॉइंट आएगा, नहीं तो अत्रेय और कौशितकी ये ब्राह्मण है ऋग्वेद का। और ऋग्वेद के जो पृष्ठ होते हैं उनको होता कहा जाता था। शूद्र शब्द का मेंशन हुआ है 10वें मंडल में। उसके पहले सिर्फ 3 वर्णों का ही मेंशन हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य का। जो 9th मंडल है वो सोमदेव को समर्पित है। टोटल 114 मंत्र है उसमें। जो 3rd मंडल है वो गायत्री माता को समर्पित है और उसमें सूर्यदेव को वो किया गया है, सूर्यदेव को क्या किया है गया है, डेडिकेट किया गया है हमारे जो 9th मंडल है उस 9th मंडल को। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेदा संस्कृत मीन्स विजडम ऑफ sacrificial formulas. This Veda compiled the century of 2 after ऋग्वेदा, है ना। ऋग्वेदा मतलब देखो यजुर्वेद का मतलब क्या है कि विजडम ऑफ सेक्रीफाइस फार्मूला, कि विजडम को हम किसी भी सेक्रीफाइस फार्मूला से प्राप्त कर सकते, मतलब हम अपनी इच्छा को, हमारी कोई विजडम है, कोई हमारी इच्छा है, कोई हमारी कुछ चीज़ पाने की हमारी लालसा है, उसको हम कैसे पा सकते हैं? तो उसको हम पा सकते हैं अपने विजडम के थ्रू, उसको हम पा सकते हैं। आगे देखिए ऋग्वेदा कंटेन प्रोज एंड वर्सेस, ये प्रोज एंड वर्से फार्मूला को कंटेन करता है। डिस्क्राइब इन द प्रोज अबाउट द procedural detail of performing different ritual and yajna using the hymns of the Rig Veda. Samhitas of Yajurveda is divided into 2 parts. Samhitas of Yajurveda is divided into 2 parts. Shukla वाइट यजुर्वेदा एंड कृष्ण ब्लैक यजुर्वेदा। तो जो इसमें बात कही गई है कि जो हाइम्स हैं वो ऋग्वेद से ही ली गई हैं। जो इसमें हाइम्स हैं वो कहाँ से ली गई हैं? ऋग्वेद से ली गई हैं। और संहिता ऑफ यजुर्वेदा को जो यजुर्वेदा की संहिता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला तो शुक्ल यजुर्वेदा जो कि वाइट यजुर्वेदा है, एंड कृष्ण यजुर्वेदा जिसे ब्लैक यजुर्वेदा के नाम से भी जाना जाता है। शुक्ल यजुर्वेदा हैज सेपरेट ब्राह्मण्स टेक्स्ट रिटन एट सतपथ ब्राह्मण एंड हमारा जो वैजसनयी इज द संहिता ऑफ शुक्ल यजुर्वेदा, है ना। तो जो हमारा वैजसनयी संहिता है वो शुक्ल यजुर्वेदा की संहिता है। उसके बाद जो ब्राह्मण है, जो यजुर्वेद का जो सेपरेट ब्राह्मण है उसको लिखा गया है, उसका नाम क्या है? उसको एज अ नेम ऑफ लिखा गया है सतपथ ब्राह्मण। किस नेम से लिखा गया है? सतपथ ब्राह्मण के नाम से लिखा गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। शुक्ल यजुर्वेदा जो है हमारा वो सिर्फ पोइटिक फॉर्म में है, लेकिन जो हमारा कृष्ण यजुर्वेदा है वो हमारा पोइटिक एंड प्रोज दोनों फॉर्म में है। सतपथ ब्राह्मण के बारे में बात की गई है कि सतपथ ब्राह्मण एक प्रोज टेक्स्ट है। सतपथ ब्राह्मण इज अ प्रोज टेक्स्ट डिस्क्राइब वैदिक रिचुअल, हिस्ट्री, माइथोलॉजी एसोसिएटेड विथ यजुर्वेदा। तो यजुर्वेदा से जो चीज़ें एसोसिएटेड है ना, जैसे कि रिचुअल, हिस्ट्री, माइथोलॉजी वगैरह, इसके बारे में सतपथ ब्राह्मण में बात की गई है। उसके बाद देखते हैं हम पुरुषा मेधा मेंशन किया गया है सतपथ ब्राह्मण में, जो कि सतपथ ब्राह्मण नरेट करता है स्टोरी ऑफ किंग विदेहा। किंग विदेहा के जो किंग थे उनके बारे में स्टोरी को नरेट किया जाता है, और ये किया गया है, कंपाइल किया गया है बाय पृष्ठ ऋषि गौतम राहुगना के नाम से ये हुआ था। चलिए आगे देखते हैं, मतलब ऋषि गौतम राहुगना ने किया है इस चीज़ को डिस्क्राइब।
चलिए आगे देखते हैं सामवेद के बारे में क्या बातें आती हैं हमारे सामने। सामवेद इज द शॉर्टेस्ट अमंग ऑल द 4 वेदा। पहले तो यही पॉइंट है कि सामवेद सबसे शॉर्टेस्ट वेद है। इज क्लोजली कनेक्टेड विथ द ऋग्वेदा, ऋग्वेद से क्लोजली कनेक्टेड है। एंड और यहाँ से टेक मेनी वर्सेस फ्रॉम ऋग्वेदा, ऋग्वेद से बहुत सारे वर्सेस लिए गए हैं। सामवेद इज कंपाइल्ड फ्रॉम रिचुअल एप्लीकेशन एंड ऑल इट्स वर्सेस आर मेंट टू बी चेंट इन सेरेमनीज। मतलब यहाँ पे ज़्यादातर स्रोतों की बात कही गई है, जहाँ ज़्यादातर स्रोत यहाँ पे सामवेद में बताए गए हैं। प्रीस्ट चैंटिंग मंत्रा वर कॉल्ड ब्रह्मा इन अथर्ववेदा। ऐसे पृष्ठ जो मंत्रों का चैंट करते थे उन्हें ब्रह्मा कहा गया है हमारे अथर्ववेद में। फर्स्ट रेफरेंस टू द अंगा और मगधा इज फाउंड इन द अथर्ववेदा वर दे आर मेंशन्ड अलोंग विथ गांधार एंड मुजावस्ता। तो पहला मेंशन जो अंग और मगध का है वो हमें अथर्ववेद में ही मिला है। कहाँ मिला है? अथर्ववेद में ही मिला है। चलिए आगे देखते हैं। इन द पोस्ट वैदिक पीरियड दिस रीजन ऑफ कुरु एंड पांचाल वॉज कंसिडर एज द एक्सिस ऑफ आर्यन कल्चर बिकॉज हेयर ग्रेट अचीवमेंट हैपन इन साइंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, रिलीजन एंड फिलोसफी। कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इस चीज़ की पढ़ने की, इसको हम याद भी नहीं रखने वाले हैं। यह आयुर्वेदा दैट इज साइंस ऑफ लाइफ अपीयर फर्स्ट इन अथर्ववेदा। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आयुर्वेदा जो है जिसको साइंस ऑफ लाइफ कहा जाता है वो पहली बार अपीयर हुआ है हमारे अथर्ववेदा में। आयुर्वेदा इज एन उपवेदा ऑफ अथर्ववेदा। ये भी अच्छी बात है कि आयुर्वेदा अथर्ववेदा का एक उपवेद है, याद रखने वाली बात है। इट इज़ ऑल्सो कंसीडर एज उपांग ऑफ अथर्ववेदा। मतलब वही कि आयुर्वेद को एक उपांग भी कहा जाता है। मतलब आप याद रखिएगा कि आयुर्वेद से रिलेटेड कुछ भी कोई भी कंटेंट आपके पास आता है और उसमें अगर ये पूछा गया है कि क्या वो अथर्ववेद से रिलेटेड है, तो हाँ भाई वो अथर्ववेद से रिलेटेड है। अथर्ववेदा डिस्क्राइब द थॉट्स एंड सुपरस्टिशंस ऑफ कॉमन पीपल, है ना। तो अथर्ववेदा में थोड़ा सा भूत प्रेत वगैरह के बारे में ज़्यादा बात की गई थी। इट कंप्राइज ऑफ वेरियस कंटेंट सच एज डिज़ायर, प्रिवेंशन, कोऑर्डिनेशन, लॉयल्टी, मैरिज एंड लव प्योरिटी के बारे में बात की गई है। गोपत ब्राह्मण इज द ओनली ब्राह्मण एसोसिएटेड विथ अथर्ववेदा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है। गोपत ब्राह्मण जो अकेला ब्राह्मण है जो कि अथर्ववेदा से एसोसिएटेड है। उसके बाद इसमें जो है वो प्रोज टेक्स्ट डिस्क्राइब किए गए हैं वैदिक रिचुअल के बारे में। नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं जो कि उपनिषद के बारे में बात कही गई है। यहाँ पे किसके बारे में बात कही गई है दोस्तों? तो उपनिषद के बारे में बात कही गई है। उपनिषद लिटरेचर इज नॉट द रिलीजियस स्क्रिप्चर बट रिप्रेजेंट फिलोसफी ऑफ ऑल टाइम फॉर ऑल। तो उपनिषद जो है वो कोई रिलीजियस लिटरेचर नहीं उसको माना जा सकता है, बल्कि वो एक फिलोसफिकल कॉन्टेक्स्ट लेके चीज़ों के बारे में बात करता है। तो आप याद रख सकते हैं कि जो उपनिषद है वो किससे रिलेटेड है? फिलोसफी से। उस टाइम की फिलोसफी क्या थी उससे रिलेटेड है। उपनिषदा डज नॉट अपोज एनी स्कूल ऑफ थॉट, रिलीजन और इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज स्क्रिप्ट्स बट इट मेथड फॉर एक्सप्लेनिंग इट्स कंसेप्ट इज यूनिक। तो जो उपनिषदा है ना वो किसी भी स्कूल को, मतलब किसी भी थॉट को, किसी भी थॉट प्रोसेस को वो अपोज नहीं करता है, बल्कि वो उसको अच्छे से एक यूनिक तरीके से एक्सप्लेन करता है। उपनिषद क्या है कि वैदिक जो वेदाज है हमारे चार, उनमें जो बातें लिखी गई हैं उनको ईजी वे में एक्सप्लेन करने की प्रथा को, एक्सप्लेन करने का जो वे है उस वे में उसको ईजी वे में लोकल लोगों को समझाने के लिए जो बुक लिखी गई है उसको उपनिषद कहा जाता है। अगर हम साधारण शब्दों में समझना चाहें तो द वर्ड सेल्वेशन और मोक्षा इज नॉट यूज इन वेदा, इट वॉज फर्स्टली डिस्क्राइब इन उपनिषदा। तो एक ये फैक्ट भी है कि जो इतना लोग परेशान रहते हैं भाई सेल्वेशन एंड मोक्ष के लिए, वो वेद में तो कहीं नहीं मिलता है, लेकिन वो डिस्कस किया गया है उपनिषद में।
आगे देखते हैं मोक्ष मीनिंग लिबरेशन, द कंटिन्यूस साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। ये मोक्ष का मतलब क्या है वो हम सबको पता है कि मोक्ष का मतलब ये है कि जो हमारा साइकिल लाइफ और डेथ का है वो उसका एक्चुअल एम पूरा हो जाए और हम इस साइकिल से बच जाएं, हम इस साइकिल में दोबारा ना आ पाएँ। हालांकि मुझे इसमें कोई खराबी तो लगती नहीं है, बट ठीक है, सबकी अपनी अपनी भावना है। उसके बाद जो हम आगे देखते हैं उसमें क्या बात बताई गई है उसको देखते हैं कि कठोपनिषद इज द स्टोरी ऑफ द कन्वर्सेशन बिटवीन द यम लॉर्ड ऑफ डेथ एंड द नचिकेता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट कई बार आया हुआ है। कठोपनिषद किससे रिलेटेड है? कन्वर्सेशन जो कि यम और नचिकेता के बीच में हुआ था, जो कि एक 12 साल का बच्चा ही था। आगे देखते हैं, जो कि उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया था कि डेथ की मीनिंग को ढूंढने के लिए। आगे देखते हैं वन ऑफ द उपनिषदा कॉल्ड कथोपनिषद ऑफ कठोपनिषद। कथा उपनिषद और कठोपनिषद, इसके बारे में बात की गई है। फ्रेज सत्यमेव जयते, संस्कृत वर्ड टेकन फ्रॉम मुंडकोपनिषद। तो ये सब देखो, ये सब फैक्ट है कि सत्यमेव जयते का जो फ्रेज है वो कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। नचिकेता और यम का जो कन्वर्सेशन है वो कठोपनिषद में है। और उसके बाद मीनिंग ऑफ वर्ड ऑफ ट्रू अलोन Trimplus, it adopted as the national motto of the India, inscribed in the script at the base of the national symbol। ये सारी बातें की गई हैं कि ट्रूथ अलोन ट्रिम्फस, उसके बारे में बात की गई है। उसके बाद सत्यकामा जाबला इज़ अ बॉय। सत्यकामा जाबला इज़ अ बॉय, इसके बारे में भी एक कहानी है। एंड लेटर अ वैदिक सेज, और जो कि बाद में कौन बनते हैं? एक वैदिक सेज बनते हैं हु फर्स्ट अपीयर इन चैप्टर 5 ऑफ द एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट छंदोग्य उपनिषद। फ्रेज तमसोमा ज्योतिर्गमय ओरिजिनली मेंशन्ड इन बृहदारण्यक उपनिषद। द फ्रेज मीनिंग क्या होता है कि तमसोमा ज्योतिर्गमय, इसका मतलब क्या होता है? इसका मीन्स क्या होता है? लीड अस फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट और लीड अस फ्रॉम इग्नोरेंस टू ट्रूथ, है ना? तमसोमा ज्योतिर्गमय। पुराना आर द पुराण्स, जो है पुराना आप कह रही हो तो आप ओल्ड मत समझ लीजिए, जो हमारे पुराण्स है, वेद पुराण। तो अब पुराण के बारे में हमने वेद पढ़ा, हमने उपनिषद पढ़ा, अब हम पुराण्स पढ़ रहे हैं। इसमें क्या है? ये लिटरेचर ऑफ हिंदुइज्म है। 18 पुराण है पूरे, जिसमें कि मत्स्य पुराण है, मार्कंडेय पुराण है, भागवत पुराण है, भविष्य पुराण है, ब्रह्मंदा पुराण है, फिर ब्रह्मा पुराण है। इस बहुत सारे यहाँ पे पूरे 18 मत्स्य पुराण है जो इम्पोर्टेंट है। स्कंद पुराण है, पद्म पुराण है, नारद पुराण है, अग्नि पुराण है, लिंग पुराण है, कूर्मा पुराण है। ये टोटल 18 पुराण है। तो श्रीमद् भागवत इज कंसिडर एज द क्रोन ज्वेल ऑफ ऑल द वैदिक लिटरेचर। श्रीमद् भागवत के बारे में बात की गई है। श्रीमद् भागवत वॉज ओरिजिनली रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज, refers in short as Gita. There are 700 verses in this Hindu script, and this is the part of the epic Mahabharata. Mahabharata originally has only 8,800 sloka, है ना? And its original name is Jaya Samhita. Mahabharata today has been 1 lakh sloka is believed to be written by sage वेद व्यास। तो यहाँ पे जो बात कही गई है वो ये कही गई है कि जो हमारे सेज थे उन्होंने लिखा था, जो वेद व्यास थे उन्होंने लिखा था इस चीज़ को। उन्होंने लिखा था हमारे हमारे महाभारत के और सारे जो 1 लाख श्लोक हो गए हैं, तो उनको वेद व्यास जी ने पढ़ाया था। पुराण्स हैव 5 कैरेक्टरिस्टिक लाइक सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित। अमोंग दिस सर्ग प्रतिसर्ग आर नेचुरल क्रिएशन एंड रेनोवेशन। वंश मीन्स द हिस्ट्री ऑफ सेज
says and God. Manvantar meant the period of different Manus, and Vansanucharit means genealogy of kings. Panch Jana suggested 5 specific tribes whose eponymous ancestor were founder of the clans, namely Yadu, Turushva, तुरवासा जो ये लोग थे। उसके बाद द्रुध्या, अनुपूरा। इसके बाद आता है जो हमारा कि जो ऋग्वेद में एक स्टोरी मेंशन्ड है कॉल्ड दशराज्यना और वॉर ऑफ 10 किंग लॉन्ग बिफोर रामायणा लाइव अ डिसेंडेंट ऑफ द इंडियाज एपोनॉमीज किंग भारता and Sudas. Greatest achievement of Sudas was his victory over the confederacy of 10 king. Many hymns of the Rig Veda were composed by the women, and they were called Brahmavadini. Prominent amongst them Lopamudra, विश्ववारा, सिक्ता, निवाबारी, घोषा, ये लोग जो वहाँ पे गर्ल या लेडी स्कॉलर थे उनके बारे में बात की गई है। लोपामुद्रा वॉज द वाइफ ऑफ अगस्त ऋषि। फैमिली और कुल वॉज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऋग्वेदा सोसाइटी। फैमिली और कुल जो थी वो स्मॉलेस्ट यूनिट थी ऋग्वेदा सोसाइटी की। गृहा वर्ड यूज फॉर फैमिली, गृह वर्ड का यूज फैमिली के लिए होता था। वैदिक सोसाइटी वॉज द पेट्रियार्कियल सोसाइटी। जो वैदिक सोसाइटी थी वो पेट्रियार्कियल सोसाइटी थी। और वर्ण सुक्ता दैट अ फादर कैन सेल हिज चाइल्ड, है ना। वर्ण जो सुक्ता था वो फादर कैन सेल हिज चाइल्ड। द वर्ड यवा मेंशन्ड इन ऋग्वेदा, जो यवा वर्ड है वो ऋग्वेद में मेंशन किया गया है। फूड गेन बार्ले वहाँ पे यूज होता था। गोल्ड नेकलेस वॉज कॉल्ड निक्षा। तो निक्ष किस के नाम से जाना जाता था तो ये हमारे गोल्ड नेकलेस के नाम से जाना जाता था कि गोल्ड नेकलेस है भाई, तो चलो निक्सा, इसको निक्स के नाम से जानेंगे। तो कुछ टर्म ऐसे हैं जो कि ऋग्वेद टाइम में यूज होते थे और उनको अभी मतलब उनका मीनिंग क्या होता था कि कभी अगर ये क्वेश्चन आए तो हम इसको फाइंड आउट कर पाए। नीवी मतलब क्लोथ वोन बिलो वेस्ट। वसास क्लोथ वोन अबव वेस्ट, है ना। नीवी मतलब जो नीचे पहना जाता था, वेस्ट के नीचे पहना जाने वाला क्लोथ जो है। और वसास मतलब जो ऊपर पहना जाता है वेस्ट के। तक्षा कारपेंटर। उसके बाद कर्मा मेटल वर्कर। कर्मा, अभी इसको आप कर्मा थ्योरी की मत समझिएगा। वेकनेट मनी लैंडर, कितना बढ़िया मॉडर्न नाम है देखो, वेकनेट मनी लैंडर, है ना। उसके बाद अरित्री को कहा जाता था बोटमैन। अरित्री मीन्स बोटमैन। बोट मतलब जो अभी मछुआरे हैं, मछुआरे तो नहीं कह सकते, नाविक कह सकते हैं, नाविक है ना जो अभी, उनको कहा जाता था। नेक्स्ट चलिए, रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यन वॉज मेनली रिलेटेड टू द वर्शिप ऑफ नेचर एंड परफॉर्मिंग यजना। जो रिलीजन था अर्ली वैदिक पीरियड में, अर्ली वैदिक आर्यंस का, वो सिर्फ वर्शिप था, नेचर की वर्शिप करना था और वो जो यज्ञ वगैरह करते थे वो करते थे। मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ ऋग्वेदा रिलीजन वॉज इट्स पेलियोथेस्टिक करेक्टर इन विच अ नंबर ऑफ गॉड्स वर वर्शिप्ड, है ना। तो जो ऋग्वेदा रिलीजन था ना वो पेलियोथेस्टिक था। क्या था? आप पेलियो कह सकते हैं, पोलियोथेस्टिक कह सकते हैं, जिसमें कि नंबर ऑफ गॉड्स की वर्शिप की जाती थी। ऋग वैदिक आर्यन वर्शिप नेचर विथ इंटेंस फीलिंग और एनिमेटेड सोल। ये भी बात उतनी सही है, मतलब ठीक है, लेकिन इसको ऐसा कुछ नहीं है कि एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऐसी चीज़ है जिसको हमें याद रखना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको हम देखते हैं कि वैदिक गॉड वर नेमली 3 ग्रुप क्लासीफाई किए जाते थे, जिसमें कि गॉड ऑफ स्काई वरुण, मित्रा, सूर्य, विष्णु, गॉड ऑफ स्पेस इंद्र, रुद्र, एंड गॉड ऑफ अर्थ अग्नि, बृहस्पति, सोम।
इंद्रा हैज़ बीन डिस्क्राइब एज द मोस्ट पावरफुल डेइटी ऑफ द ऋग्वेदा। इंद्र जो थे वो मोस्ट पावरफुल डेइटी थे। उसके बाद इंद्रा कॉल्ड पुरंदरा डिस्ट्रॉय ऑफ फोस्ट। वेरी लार्ज नंबर ऑफ ऋग्वैदिक हाइम, वेरी लार्ज नंबर ऑफ ऋग्वैदिक हाइम, मैक्सिमम मतलब 250 हाइम्स डेवोट थे किसको, अग्नि को डेवोट हिम मतलब किसको डेवोट थे, अग्नि को नहीं। 250 तक जो थे वो इंद्र को थे, और लगभग 200 जो हाइम्स है वो हमारे डेवोट होते थे अग्नि को। उसके बाद बोगस कोई इंस्क्रिप्शन एशियन माइनर टर्की इज इम्पोर्टेंट बिकॉज देयर इज मेंशन फॉर वैदिक गॉड। इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे वैदिक गॉड का नाम मेंशन किया गया है, जैसे इंद्रा, वरुणा, मित्रा एंड नस्त्या। अकॉर्डिंग टू एंसेंट हिंदू स्क्रिप्ट ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड, हिंदू ट्रेडिशन रिकॉग्नाइज फॉर स्टेज ऑफ आश्रमा इन ह्यूमन लाइफ, नेमली मतलब वही कि जो हमारा हिंदू इंस्क्रिप्शन है उसमें लाइफ को 4 भागों में डिवाइड किया गया, ब्रह्मचर्य, गृहस्था, वानप्रस्थ एंड संन्यास। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एंशिएंट इंडियन सोसाइटी, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑफ द इंडियन एंशिएंट इंडियन सोसाइटी, वंशा, गोत्रा एंड काला are the word associated with the family system. Word kosa is related to the word कोशा is related to the treasury. जो कोश वर्ड था वो ट्रेजरी से रिलेटेड होता था. ऋग्वैदिक टर्म्स गोत्रा सिंपल मीन्स काउ शेल्टर्स और हार्ड हेड्स ऑफ क्रो है ना. तो जो ऋग्वैदिक टर्म गोत्रा होता था उसका सिंपल मीन था कि काउ शेल्टर के हिसाब से गोत्र को डिसाइड किया जाता था. काउ वॉज कंसिडर एज द अघन्या, काऊ को अघन्या माना जाता था वैदिक पीरियड के टाइम में. अघन्या मीन्स नॉट वर्दी टू बी किल्ड, कि अगर मारने योग्य नहीं है, हत्या करने योग्य नहीं है. काऊ की कभी भी हत्या नहीं की जाती थी. कैटल ब्रीडिंग वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक अचीवमेंट इन द वैदिक पीपल. Prayer were offered to increase the number of cattle. It was medium of exchange. Cow is considered as the deity in some sukta of Rigveda. Very important topic है, क्योंकि देखो हड़प्पन कल्चर में ये बात नहीं मिलती है, लेकिन इस कल्चर में जो वैदिक कल्चर है इसमें ये बात मिलती है. आगे हम देखते हैं कि धर्मा रीता इन द वैदिक पीरियड अपीयर एज द अर्ली एज द ऋग्वेदा. तो जो धर्म और रीता है वैदिक पीरियड में अपीयर होती है वो ऋग्वेदिक के जितनी पुरानी है. उसके बाद क्या है, धर्मा सिग्निफाइज कॉस्मिक ऑर्डिनेंस ऑफर इट कनेक्शन विथ द सेंस ऑफ नेचुरल और द डिवाइनल लॉ. और रीता जो है वो क्लोजली रिलेटेड टू यूनिवर्स हार्मोनी इन विच ऑल थिंग इन द वर्ल्ड हैव बीन अपीयर, प्लेस एंड फंक्शन. तो इतनी चीज़ों को याद ना रखते हुए अगर आप इतना भी जान ले कि धर्मा जो है वो कॉस्मिक ऑर्डिनेंस से रिलेटेड था और रीता जो है वो यूनिवर्स हार्मनी से रिलेटेड है. द कॉन्सेप्ट ऑफ रीता दैट इज यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर. रीता जो है वो यूनिवर्सल फीचर थी. चलिए आगे देखते हैं. तो यहाँ पे जो पॉइंट हमारे पास है उसमें बताया गया है कि रीत जो है वो बेसिस था इंडियन कल्चर का, लीगल थ्योरी का, पॉलिटिक्स का एंड फिलोसफी का. गॉड वरुण जो है, जो भगवान वरुण हैं, उनको बताया गया है कि वो अपहोल्ड करते थे रीत को. मोस्ट पॉपुलर प्रिवेलेंट सिस्टम ऑफ गवर्नेंस ड्यूरिंग द वैदिक एरा वॉज इनहेरिटेड मोनार्की, है ना. तो इसमें इनहेरिटेड मोनार्की की बात की गई है जो कि मोस्ट प्रिवेलेंट सिस्टम था गवर्नमेंट का. ऑल्दो द सेम एग्जाम्पल ऑफ द इलेक्शन बाय द पीपल वर ऑल्सो फाउंड, बट द जनरल इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक वॉज टूवर्ड द मोनार्की. ड्यूरिंग द वैदिक एरा 2 इंस्टीट्यूशन आर नेमली सभा एंड समिति हैज़ बीन मेंशन्ड एज द कंट्रोलिंग पावर अप टू अपॉन द ऑटोक्रेसी ऑफ द किंग, है ना. तो जो सभा और समिति थी ये दो ऐसे इंस्टीट्यूशन का नाम किया मेंशन होता है वैदिक एरा में जो कि पावर को कंट्रोल करती थी पावर को. और आगे क्या बताया गया है, सभा वॉज द असेंबली ऑफ द लर्न्ड एंड एलीट वन वाइल समिति वॉज द असेंबली ऑफ कॉमन पीपल ऑफ द स्टेट. तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा कि जो सभा थी वो एलीट वन का जो इंस्टीट्यूशन था या असेंबली थी वो कह सकते हैं, और जो समिति थी वो असेंबली होती थी कॉमन मैन की.
आगे देखते हैं, डिस्टिंक्शन बिटवीन सभा एंड समिति कैन नॉट बी मेड आउट विथ द प्रीसियस बट इट इज़ क्लियर दैट सभा एंड समिति आर क्लियरली मेंशन्ड एट लास्ट 8 टाइम एंड 6 टाइम रिस्पेक्टिवली। तो इन दोनों का ऋग्वेद में वर्णन भी बहुत ज़्यादा किया गया है। हालांकि ऋग्वेद में माना जाता है कि जो अथर्व वेद में ये बात बताई गई है कि सभा समिति आर 2 डॉटर ऑफ द प्रजापति। जो सभा और समिति थी, ये प्रजापति जो थे, उनकी 2 डॉटर का नाम था सभा और समिति। इसके पर ही मतलब उनके नाम पे ही ये सारी चीज़ें की गई थी। आगे देखिए, पुरोहित किसे कहा जाता है वो हम देखते हैं कि किस चीज़ को किनको क्या कहा जाता है। उसके बारे में जो बात कही गई है उस बात पे हम अग्री करेंगे कि क्या क्या होता है। पुरोहित कहा जाता है एडवाइजर ऑफ किंग, सेनानी हेड ऑफ आर्मी, ग्रामीणी हेड ऑफ विलेज। ये सब प्री में क्वेश्चन आए हुए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। महिषी वाइफ ऑफ किंग, सूता हेड ऑफ चैरियट आर्मी। नेक्स्ट हमारा संग्रहिता ट्रेजर का जो हेड होता था। उसके बाद आता है हमारा भागदूत या भागदूत टैक्स कलेक्टर को भागदूत कहा जाता था। उसके बाद हमारा अक्षवाप कहा जाता था अकाउंटेंट को, पालगाल कहा जाता था मैनेजर को, एंड द कास्ता कहा जाता था कीपर ऑफ द किंग हाउस होल्ड। राजा के हाउस होल्ड को रखने वाले को क्या कहा जाता था? कास्ता कहा जाता था। आगे चलिए, आगे देखते हैं और क्या क्या ये सारी चीज़ें ना आप लोग रिवाइज पे देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार और देखते हैं। पुरोहित होता था, जो पुरोहित होता था हमारा पुरोहित होता था वो किंग का एडवाइजर होता था। सेनानी हेड ऑफ आर्मी होता था। ग्रामीणी हेड ऑफ विलेज होता था। महिषी वाइफ ऑफ किंग होती थी। सूता हेड ऑफ चैरियट होता था। संग्रहिता ट्रेजर का कलेक्शन करता था। भागदूत टैक्स लेता था। और जो अक्षवाप होता था वो अकाउंटेंट होता था। फिर पालागाल होता था जो मैनेजर होता था। और कास्ता किसको कहा जाता था? कास्ता कहा जाता था जो कि किंग के हाउस होल्ड को रखता हो, किंग के हाउस होल्ड का केयर करता हो, उसको अच्छे से संभाल के रखता हो, उसको कहा जाता था। जो हमारे पास लास्ट लाइन है उसमें बताया गया है टोटल 16 संस्कार के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि 16 संस्कार की बात होती थी जो कि बर्थ से लेके डेथ तक परफॉर्म की जाती थी। 16 संस्कार वो कौन से थे? पहला तो गर्भाधान होता था, फिर पुंसावना होता था, फिर सीमांतो नयन होता था। उसके बाद जात कर्मा होता था। नमक ये क्या होता था? नेमिंग ऑफ चाइल्ड, नामकरण होता था। जात कर्म होता था। जात कर्म में चाइल्ड का बर्थ होता है, उसे जात कर्म कहा जाता है। फिर नाम कर्म होता था। फिर निष्काम कर्म होता था। फिर निष्कर्मा होता था। टेकिंग द चाइल्ड आउटडोर ऑफ द फर्स्ट टाइम निष्क्रमण कहा जाता है इसको हिंदी में। और उसके बाद अन्नप्राशन होता था, जो अन्नप्राशन तो अभी भी होता है। फिर मुंडन अभी भी होता है। कर्णवेदा होता था, कर्णवेदा ईयर कान छिदवाया जाता था। उपनयना होता था। उसके बाद वेदारम होता था, स्टडी ऑफ वेदा आरंभ होता था। उसके बाद हमारा केष्टा होता था, केशांत होता था, हेयर कट होता था। उसके बाद हमारा समवर्तना होता था। और उसके बाद विवाह होता था। उसके बाद अंत्येष्टि हो जाती थी। विवाह के बाद क्या होता है? विवाह के बाद अंत्येष्टि हो जाती है, हो तो जाती ही है। अब जिस चीज़ की हो वो भी डिपेंड करता है लोगों पे। तो चलिए, अभी ये तो वीडियो हमारा थोड़ा बड़ा वीडियो हो गया, बट क्या कर सकते हैं, इसमें इतने ज़्यादा कंटेंट भी थे, है ना। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल पे बने हुए हैं, इन तक आप लोग देख रहे हैं, इट मीन्स यू ऑल हैव वेरी पेशेंट एंड आप लोग अपने करियर के लिए बहुत सीरियस हैं। इसी तरह अपनी सीरियसनेस को बनाए रखिए, क्योंकि देखिए जो चीज़ें हैं ना, ऐसा नहीं है कि आपको कम पढ़ना है, कम तो पढ़ना ही नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है। बहुत टफ एग्जामिनेशन होते हैं ये गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। लोग कहानियाँ बनाते रहें कि हम तो 1 दिन पढ़ के निकाल दिए, 2 दिन पढ़ के निकाल दिए, तो ये सब कहानी बनाने से कुछ नहीं होता है। ये कोई एकेडमिक पढ़ाई नहीं है। यू ऑल आर इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन टफ फॉर ऑल। मैं ये नहीं कह सकती कि किसी एक कैटेगरी वाइज के लिए होता है, बट ये सबके लिए टफ होता है, क्योंकि इसमें चीज़ें इसमें आपको सिलेबस तो बताया जाता है, लेकिन इसमें आपको बुक नहीं बताई जाती। तो आप चीज़ें तो हर बुक में सेम ही है यार, ऐसा थोड़ा है कि किसी बुक में अलग दिया, किसी बुक में अलग दिया है। बट आपके पास एक स्पेसिफिक कोई बुक नहीं है कि यहीं से आएगा, तो
तो आपको चीज़ें ऑल राउंड हर तरीके से पढ़नी पड़ती हैं, तो ये एग्जामिनेशन टफ होता है और इसको समय देकर ही पढ़ना होता है। ऐसा नहीं है कि बिना समय दिए आप इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए अभी तक लगभग 1 आवर के आसपास हो ही चुका है, तो आगे हमारा बहुत बड़ा टॉपिक ख़त्म हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ख़त्म हो गया, जिससे कि ये जो 3 है ना, एक एक क्वेश्चन आप देखिएगा हर टॉपिक से आते हैं हर एग्जामिनेशन में। मैं वही टॉपिक को कवर कर रही हूँ अपने वीडियोज़ में जो जिस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं, उस टॉपिक को मैं उठाऊंगी ही नहीं, या तो लूँगी तो एक मिसलेनियस टॉपिक बना के ले लूँगी लास्ट में, क्योंकि जिससे कम क्वेश्चन आते हैं, जो ऐसे टॉपिक है जिसमें 4-5 साल में एक क्वेश्चन आ गया, तो उसका एक अलग वीडियो बन जाएगा। अगर मतलब फ्री है तो चलो देख लिए उसके लिए। लेकिन ये सब जो टॉपिक है ना, ये सब मोस्ट मतलब हॉट टॉपिक है, यहाँ से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। और हमने पढ़ने के दौरान देखा भी है ना कि इसमें कितना ज़्यादा मतलब कितनी ज़्यादा चीज़ें, कितने ज़्यादा कंटेंट है, कितना ज़्यादा क्वेश्चन है, कितना ज़्यादा आर्ग्यू है, तो वो चीज़ भी मायने रखती है कि उस एक टॉपिक से कितना ज़्यादा क्वेश्चन बन सकता है। चलिए, तो आज हमने बहुत सारे फैक्ट देखे, बहुत सारी चीज़ें देखी। अब इसी तरह हम अपना नेक्स्ट वीडियो आगे देखते हैं, कौन सा वीडियो नेक्स्ट आता है, और इसी तरह आप लोग हमारे साथ बने रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।